आज हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं अप्रोक्सीमेट सर्किट के ऊपर, तो जैसा कि वर्ड है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट के बारे में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। हम लोग जनरली जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, कुछ चीजें मानते हैं और कुछ सर्किट को सॉल्व करते हैं। इजीनेस के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं। कुछ इसी तरीके का काम हम लोग करेंगे ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट काफी बड़ा है और बहुत सारे पैरामीटर इन्वॉल्व हैं। तो कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोग ये सब करेंगे। और क्या चीज होती है, इसको आगे वाले इस लेक्चर में आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट, ये पूरा लेक्चर जो है ये आपको 3 बातें सिखाएगा। पहला, अप्रोक्सीमेट सर्किट क्या होता है। दूसरा, अप्रोक्सीमेट सर्किट और इक्विवेलेंट सर्किट में क्या अंतर होता है। एंड थर्ड पॉइंट, अप्रोक्सीमेट सर्किट की क्यों जरूरत पड़ी। ये 3 चीजें आपको ये लेक्चर सिखाएगा। सबसे पहले अगर बात करी जाए नीड की, यानी कि जरूरत की, तो अप्रोक्सीमेट सर्किट की जो खास बात है कि आपको इजी कंप्यूटेशन देता है विदाउट लॉस इन एक्यूरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो अप्रोक्सीमेट सर्किट अगर आप कभी भी यूज करते हैं, देखो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया, अप्रोक्सीमेशन जब भी हम लोग करते हैं तो ये बेसिकली करा जाता है कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, यानी कि कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप पावर सिस्टम लेते हैं उसके अंदर अगर मान लेते हैं आपने एक पावर सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हो और उसके अंदर 10 ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व है, तो सोचो अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर जाओगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा इक्विवेलेंट सर्किट को हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस करा था। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेट सर्किट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि विदाउट लॉस इन एक्यूरेसी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इजी कैलकुलेशन करनी है पर एक्यूरेसी में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना फिर हर चीज का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो पर्पस क्या है अप्रोक्सीमेशन का, जब भी आप कभी किसी चीज को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि कंप्यूटेशन इजी हो लेकिन कंप्रोमाइज, जो एक्यूरेसी है वो कंप्रोमाइज ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये एक टैगलाइन होती है जब भी आप कभी भी किसी सर्किट का अप्रोक्सीमेशन करते हो, ठीक। तो देखते हैं क्या कैसे करा जाता है और क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, इन सबको हम सीखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, जो मैंने पुराने लेक्चर में कई बार आपके साथ डिस्कस करा है, तो ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है जिसके अंदर मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग के जो एलिमेंट्स है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया, ये उसका रिएक्टेंस हो गया, लीकेज रिएक्टेंस है जो लीकेज हो रहा होगा। देन दिस वन इज द सप्लाई वोल्टेज, दिस वन इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, इन प्राइमरी वाइंडिंग कॉइल्स। जो प्राइमरी कॉइल होती है ये कोर लॉस कंपोनेंट होता है और ये होता है आपका रिएक्टिव मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। दिस वन इज द नो लोड करंट एंड दिस वन इज द कंपनसेटरी करंट, जो कि प्राइमरी साइड से फ्लो होगा ड्यू टू I2 के कारण जो फ्लो होगा। सेकेंडरी साइड है ये, यहाँ पे E2 क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2 में, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो V2 मिलेगा। एंड दिस वन इज द R2, यानी कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग का, और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो तुम देख सकते हो कितने सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व है एक इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है। नाउ अगर इसी इक्विवेलेंट सर्किट को मैं रिफर टू प्राइमरी कर देता हूं, यानी कि अगर हम लोग प्राइमरी कर दें, यानी कि सारे सर्किट को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये भी मैंने पुराने लेक्चर में बताया है। रिफर करने का भी पर्पस यही होता है कि थोड़ा सा इजी करा जा सके सर्किट को, ठीक है, मैग्नेटिक को पिक्चर से हटाया जा सके। तो अगर मैं रिफर टू प्राइमरी करता हूं तो ऐसे में क्या करना होगा, मुझे ये वाले जो सारे पैरामीटर्स हैं इन सबको क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं इन्हें, ठीक है। और जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे R2 डैश आ जाएगा और ये डैश कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। और ये डैश की वैल्यू कितनी होती है ये हम लोग पुराने लेक्चर में सीख चुके हैं। ये हो गया आपका रिफर टू प्राइमरी का सर्किट, ठीक है। इतना क्लियर होगा, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट से सिंप्लीफाई करा हमने, रिफर टू प्राइमरी सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ अब इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अप्रोक्सीमेट सर्किट के अंदर, ठीक है। इसको सीखते हैं, ठीक है। तो अब लोग अप्रोक्सीमेट सर्किट तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस की बात कर लूं कि क्या प्रोसेस है जिससे हम लोग अप्रोक्सीमेट सर्किट की तरफ बढ़ सकते हैं, तो ये प्रोसेस पूरा चार्ट में फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट सर्किट लूंगा जो कि ऑलरेडी मैं आपके सामने दिखा चुका हूं। देन उसको मैं रिफर करूंगा प्राइमरी साइड पे, यानी कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। मैं आपको पुराने लेक्चर में बता चुका हूं कि रिफरिंग सर्किट जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सर्किट का ही रूप होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए होता है इक्विवेलेंट सर्किट को। कुछ क्वांटिटीज मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाता है पिक्चर से, ठीक। तो रिफरिंग सर्किट हमने यूज करा, यानी कि पहले इक्विवेलेंट सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा रिफरिंग सर्किट के रूप में। देन अब आने वाले समय में मैं 3 अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। अप्रोक्सीमेशन 1 यूज करूंगा,
जिससे मुझे क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 1 सर्किट मिलेगा। देन अप्रोक्सीमेशन 2 यूज करूंगा जिससे मुझे अप्रोक्सीमेट सर्किट 2 मिलेगा। एंड फाइनली थर्ड अप्रोक्सीमेशन करूंगा जिससे मैं फाइनल अप्रोक्सीमेट सर्किट की तरफ रीच करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस या कह सकते हैं फ्लो चार्ट है जिसको मैं फॉलो करूंगा अपना अप्रोक्सीमेट सर्किट यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट से अप्रोक्सीमेट सर्किट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता मैं अपनाऊंगा वो उसका मैं चार्ट आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये फ्लो चार्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, देन हमने इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया, देन उसको हमने रिफर टू प्राइमरी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या करना है आपको, ये मैंने पुराने लेक्चर में भी आपको एक चीज बताई थी कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस और JXL1 के अक्रॉस, ये जो वोल्टेज है VR1 और VXL1, इनको अगर हम लोग टोटल मिला दे तो इसे VZ कह सकते हैं, यानी कि वाइंडिंग का इंपेडेंस जो होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो V1 और E1 के कंपैरिजन में जो VZ होता है ये बहुत स्मॉल होता है, ये वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल होता है। और इवन एट फुल लोड यानी कि इवन एट जब हम लोग आई फुल लोड पे डील कर रहे होते हैं उस समय भी ये काफी स्मॉल होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनको शिफ्ट कर सकता हूं इस साइड पे, यानी कि V1 को अप्रोक्सीमेट मान सकता हूं इक्वल E1 के, और इन दोनों पैरामीटर्स को कोर एलिमेंट के राइट साइड में शिफ्ट कर सकता हूं। ये मैंने पुराने लेक्चर में भी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में किया था, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पहला अप्रोक्सीमेशन इतना ही मुझे रखना है कि हमें ये जो वाइंडिंग पैरामीटर्स हैं क्योंकि इनका वोल्टेज ड्रॉप बहुत स्मॉल है, तो भाई V1 और E1 की अगर इक्वेशन की बात की जाए तो V1 माइनस E1 यानी कि जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में वो कितना होगा, वो VZ होगा, वाइंडिंग इंपेडेंस, ठीक है, प्राइमरी साइड का VZ1। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप है, तो V1 इक्वल टू E1 कह सकता हूं। ठीक है, तो ये पहला अप्रोक्सीमेशन हम लोग करेंगे। अगर पहला अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो सर्किट कैसा हो जाएगा, तो सर्किट में कुछ ये चेंज आ जाएगा। मैंने ये दोनों पैरामीटर जो हैं इन्हें राइट साइड में ले लेना है। तो देखो आप क्या होगा, ये कोर एलिमेंट लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, देखो ये राइट साइड आ गए, ठीक है, और कोर एलिमेंट राइट साइड लेफ्ट आ गया। ठीक, तो यहां पे हो गया, तो V1 इक्वल टू आ गया E1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E1। तो दिस वन इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जिसको मैं रिफरिंग सर्किट में मैं पहले परफॉर्म करूंगा। ठीक, तो V1 इक्वल टू E1 हो जाएगा, ये कोर एलिमेंट है। अच्छा, ये मैं पुराने पहले ही बता चुका हूं, इनको निगलेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि R1 और JXL1 इनको हटाना नहीं है। हटाने से क्या होगा, अगर हटा दोगे तो सिस्टम क्या होगा, तुम्हारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की तरफ चला जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ अब चलते हैं दूसरे पहला अप्रोक्सीमेशन जो करा इसका सर्किट और देख लेते हैं कि ये जो सर्किट पे क्या असर पड़ेगा। तो अब जो रिफर टू प्राइमरी सर्किट था वो कैसा हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन 1 के बाद, तो दिस वन V1 ऑलमोस्ट इक्वल टू E1 एंड दिस वन इज द कंप्लीटली रिफर टू प्राइमरी सर्किट। ये है आपका रिफर टू प्राइमरी सर्किट आफ्टर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1 के बाद। ठीक, समझ में आ गई, कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने क्या करा है, इस पर्टिकुलर पार्ट को इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ जो एलिमेंट थे उन्हें क्या करा है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है। आगे चलते हैं। नाउ अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हाँ भाई, इसे और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, और उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में कपल कर दो। ऐसे कर देता हूं, दूसरे कलर से बताऊं, इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में कपल कर दो और इन दोनों रिएक्टेंस को आपस में कपल कर दो। अगर इन दोनों को आपस में कपल करोगे तो यहां से मुझे मिलेगा R इक्विवेलेंट रिफर टू प्राइमरी सर्किट। ठीक है, मैंने पुराने लेक्चर में आपको बताया था। और अगर इन दोनों रिएक्टेंस को मैं एक साथ कपल कर देता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा X इक्विवेलेंट प्राइमरी। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मेरा सर्किट फर्दर कैसा हो जाएगा, फर्दर सर्किट आपके पास देखो अब इतना सा रह गया, यानी कि हमने क्या करा, सारे रेजिस्टेंस और सारे रिएक्टेंस को क्या करा है, कपल करके एक साथ एक छोटे से सर्किट के अंदर बना दिया है। ठीक है, तो ये देखो अप्रोक्सीमेशन 1 का सर्किट है फाइनली। ठीक, पहले अप्रोक्सीमेशन के बाद जो सर्किट बचेगा। ठीक, तो ये करंट है I1, बिल्कुल सेम यही सर्किट है, बस इसको हमने क्या करा, पहला अप्रोक्सीमेशन के बाद फाइनली ये सर्किट हमें मिलेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सा है। ये वही सर्किट है जो हमने पुराने लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको इक्विवेलेंट पैरामीटर बताए थे तो वहां जो सर्किट ड्रॉ करा था वही सेम सर्किट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं दूसरे अप्रोक्सीमेशन की तरफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे अप्रोक्सीमेशन की अगर बात की जाए तो हम ये बात जानते हैं कि जो प्राइमरी से करंट लिया जाता है, अगर 100% करंट मांगा जा रहा है तो उसका 95 to 98% जो होगा वो I1 डैश होता है, यानी कि लोड के लिए यूज हो जा रहा है लोड। और I0 यानी नो लोड करंट क्या होता है, 2 to 5% होता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि नो लोड करंट जो होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, यानी कि चाहे ओपन सर्किट हो चाहे शॉर्ट सर्किट हो, हमेशा 2 to 5% ही होता है फुल लोड के। तो अगर फुल लोड करंट हमारा जो है वो 95 to 98% है तो नो लोड करंट 2 to 5% है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि I1 डैश जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है I0 से, ऑब्वियस सी चीज है, 95 to 98% है, और जबकि I0 क्या है 2 to 5% है। तो
इस पर्टिकुलर पार्ट को यानी कि इस पर्टिकुलर करंट को आई नॉट को ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल है तो जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेग्लिजिबल है आई वन डैश बहुत ज्यादा आई नॉट से, ठीक है, और इसीलिए हम लोग आई नॉट को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल ले सकते हैं। अब क्योंकि ये करंट नेग्लिजिबल है तभी तो क्या हो जाएगा, अगर नेग्लिजिबल ले लोगे और इसको अगर मान लेते हैं मैं जीरो कर दूं तो I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा I1 डैश के, वर्ड याद रखना अप्रोक्सीमेटली, और हम यही तो कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन ही तो कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं हम लोग, करीब करीब वैल्यू ले जाते हैं, बस एक्यूरेसी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेट सर्किट है तो इसलिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या मानेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग ये लेंगे कि जो हमारा नो लोड करंट है, क्योंकि वो 2 to 5% ही होता है फुल लोड करंट के, तो इसलिए नेग्लिजिबल मान लेंगे। अगर आपका करंट नो लोड करंट नेग्लिजिबल है तो फर्दर जो मॉडिफिकेशन होगा वो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, ये जो पर्टिकुलर आई नॉट था इसे हम लोग क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो ऐसे केस में I1 इक्वल टू हो जाएगा I1 डैश के, और सर्किट जो होगा वो फर्दर ही मॉडिफाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन सेकंड सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या करा, कोर एलिमेंट यानी कि ये पर्टिकुलर पार्ट देखो, जब करंट जीरो हो गई यानी कि आई नॉट जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट का मतलब हमने ये इस कोर के एलिमेंट को हटा दिया, ठीक है। देखो ये बात पता होनी चाहिए, अगर आई नॉट तुम्हारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, इसका मतलब सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। अगर वोल्टेज तुम्हारा जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो क्योंकि हमने आई नॉट को जीरो लिया हुआ है यानी कि कोई करंट नहीं जा रही, तो ये क्या मानेंगे कि ओपन सर्किट है, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये ओपन है, ठीक है। और अगर ये पर्टिकुलर पार्ट ओपन है तो इसका मतलब कोर जो है वो पिक्चर से रिमूव कर देंगे, और फाइनली हमारे पास जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट आएगा वो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप जी समझ में आ गई होगी। एक चीज बहुत ध्यान रखना, ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है कभी भी कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट प्रिसाइज और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सर्किट निकल के आता है। इसीलिए जब भी आप अप्रोक्सीमेट सर्किट का इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन में ट्रांसफार्मर की, तो हमेशा सेकंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट का इस्तेमाल करा जाता है। इसकी एक्यूरेसी थर्ड अप्रोक्सीमेट सर्किट से थोड़ी ज्यादा होती है और इसका यूज भी काफी किया जाता है, ठीक है। आई होप इसी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए तो ट्रांसफार्मर की अगर हमने सप्लाई दी है तो ये जो ग्रीन पार्ट से है ये दिखा रहा है तुम्हारा यूजफुल फ्लक्स, ठीक है, एक्सएम, यानी कि जो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को लिंकअप कर रहा है, ठीक। ये जो पिंक पार्ट है ये बता रहा है लीकेज फ्लक्स। देखो ये पर्टिकुलर फ्लक्स जो है ये बन तो रहा है वाइंडिंग में लेकिन दूसरी वाइंडिंग से लिंक नहीं कर रहा है। देखो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों फ्लक्स जो है वो लीकेज फ्लक्स में काउंट होते हैं, कि क्योंकि वाइंडिंग 1 से लिंक कर रहे हैं लेकिन 2 से नहीं, और ये वाला जो फ्लक्स है ये वाइंडिंग 2 से लिंक कर रहा है लेकिन 1 से नहीं कर रहा है, ठीक। जो दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है वो हो जाता है तुम्हारा यूजफुल फ्लक्स, जो कि ये है, ठीक, एक्सएम। तो लीकेज फ्लक्स हो गया। अब देखो लीकेज फ्लक्स हो गया और वाइंडिंग रेजिस्टेंस बताया गया, यानी कि ये जो वाइंडिंग तुमने की है ये पर्टिकुलर जो वाइंडिंग की ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी, क्योंकि कॉपर वायर यूज कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा, ठीक, इस तरीके से सर्किट होता है, ठीक है। ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये वाइंडिंग है जो तुमने कॉपर वाइंडिंग यूज करी, कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग वाइंडिंग बहुत अच्छे एलिमेंट की यूज करते हैं, कॉपर की यूज कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए तो बहुत स्मॉल 0.01 ओम रेजिस्टेंस समथिंग इस तरीके का, यानी कि बहुत स्मॉल ओम का रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग, क्योंकि हम लोग प्योर अच्छे से अच्छा कंडक्टर यूज करते हैं वाइंडिंग में। तो इसीलिए क्या होता है, जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दोनों अगर मिलाओगे तो तुम्हें मिलेगा आर इक्विवेलेंट, यानी कि यहां से निकल के आएगा आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी का, और टोटल लीकेज रिएक्टेंस मिलाओगे तो निकल के आएगा एक्स इक्विवेलेंट, यानी कि लीकेज रिएक्टेंस की बात की जाए तो एक्स इक्विवेलेंट प्राइमरी और सेकेंडरी का, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो क्योंकि बहुत स्मॉल है, आप देख सकते हो 0.01, बहुत अच्छा हम लोग वाइंडिंग यूज करते हैं लेकिन लीकेज काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए अगर हम लोग एक्सएल इक्विवेलेंट को कंपेयर करेंगे आर इक्विवेलेंट के साथ तो एक्सएल बहुत ज्यादा होता है, देख भी सकते हो, लीकेज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, यानी कि जो वाइंडिंग तुम ले रहे हो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है। रीजन क्या है, कॉपर वाइंडिंग यूज करते हैं, बहुत अच्छी वाइंडिंग यूज करते हैं, तो इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू लीकेज, तो इसको भी मैं इग्नोर कर सकता हूं नेग्लिजिबल लेके, ठीक है, कंपेयर टू एक्सएल, याद रखना, कंपैरिजन याद रखना। तो एक्सएल इक्विवेलेंट से कंपेयर कर रहा हूं इसीलिए आर इक्विवेलेंट को नेग्लिजिबल हम लोग ले सकते हैं। इसको अगर नेग्लिजिबल ले लोगे तो अब जो फर्दर मॉडिफिकेशन यानी कि जो लास्ट मॉडिफिकेशन होगी वो आपके सामने है। हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट बहुत छोटा है एक्स इक्विवेलेंट से, तो इसीलिए हमने इसको नेग्लिजिबल ले लिया, इसको हमने नेग्लिजिबल ले लिया एज कंपेयर टू जे एक्स इक्विवेलेंट। तो मेरा जो फाइनल सर्किट होगा वो क्या होगा, जे एक्स इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, एंड दिस वन इज द लास्ट अप्रोक्सीमेशन सर्किट। थर्ड अप्रोक्सीमेशन करने के बाद तो दिस वन इज द फाइनल, ये आपका फाइनल अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेशन सर्किट होता है। समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो ये चीज जो मैंने आपको शुरुआत में कह सकता हूँ फ्लो चार्ट बताया था, तो देखो वही सेम फॉलो करा है। सबसे पहले मैंने इक्विवेलेंट सर्किट लिया, देन उसे रिफर टू प्राइमरी करा, थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करा, देन उसको मैंने अप्रोक्सीमेशन 1 लिया। अप्रोक्सीमेशन 1 क्या थी ये मैं बता चुका हूं। आपने क्या करा था, इसमें शिफ्टिंग की थी, और V जो Z था Z1 उसको क्या माना था, 0 मान लिया था, बहुत स्मॉल लिया था, नेग्लिजिबल ले लिया था, जिससे V1 इक्वल टू E1 निकल के आ गया था। तो पहला अप्रोक्सीमेशन किया, देन सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या करा, नो लोड करंट को नेग्लिजिबल ले लिया, इसको हमने नेग्लिजिबल ले लिया, और इसे नेग्लिजिबल लेने से क्या हो गया, I1 इक्वल टू I1 डैश आ गई, ठीक है। ये हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन करा। देन थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या करा, R इक्विवेलेंट जो था वो बहुत बहुत छोटा लिया X इक्विवेलेंट से, इससे हमने क्या करा, X इक्विवेलेंट ही सर्किट ले लिया, R इक्विवेलेंट को नेग्लिजिबल ले लिया, ठीक है। तो पहले अप्रोक्सीमेशन सर्किट में, पहले अप्रोक्सीमेशन में हमने वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू वाइंडिंग इंपेडेंस को नेग्लिजिबल माना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमने करंट, नो लोड करंट को नेग्लिजिबल माना है, आई नॉट को, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना है एज कंपेयर टू द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। तो याद रखना 3 अप्रोक्सीमेशन थी। कौन कौन से अप्रोक्सीमेशन है इसके ऊपर भी कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए 3 अप्रोक्सीमेशन जो हमने की हैं, ठीक। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं। फाइनली आ जाती है कि यूजफुलनेस क्या है अप्रोक्सीमेट सर्किट की। तो मैंने आपको याद होगा शुरुआत में मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी नीड क्या है कि कंप्यूटेशनल इजी होनी चाहिए और एक्यूरेसी में लॉस नहीं होना चाहिए। तो देखें क्या कंप्यूटेशनल इजी हुआ, तो जरा उसको देख लेते हैं कंप्यूटेशन कितना इजी हुआ है। तो देखो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट की बात की जाए, इक्विवेलेंट सर्किट की, ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट हमने यूज करे हैं, इलेक्ट्रिकल जितनी भी काउंट है, जरा इलेक्ट्रिकल काउंट देखते हैं। तो अगर सारी क्वांटिटीज को, टोटल क्वांटिटीज को देख लें, तो देखो 1 2 वेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। देखो 16 काउंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, अगर सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जितनी भी हैं, यानी कि V1 E1 I1 R2 ये सब कुछ, अगर सारी क्वांटिटीज काउंट किया जाए तो टोटल 16 क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिकल काउंट कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेट सर्किट की बात करता हूँ, फाइनल अप्रोक्सीमेट सर्किट की, तो जरा काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो केवल 4 क्वांटिटीज, 1 2 3 4, केवल इलेक्ट्रिकल काउंट कितना है, 4। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा, यानी कि 4 टाइम्स हमने इजी कर दिया है अपने सर्किट को, 4 गुना हमारा सर्किट जो है वो इजी हो गया है, या कह सकते हैं क्वांटिटीज कितनी हो गई, 1/4 हो गई है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अप्रोक्सीमेट सर्किट कितना ज्यादा आपके लिए इजी कर देता है इक्विवेलेंट सर्किट, यानी अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो काउंट है वो 16 है, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा अगर आप कई सारे ट्रांसफार्मर का एनालिसिस एक साथ कर रहे हो। वहीं पे अगर आप अप्रोक्सीमेट सर्किट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल काउंट काफी कम है, तो काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ फाइनली हम लोग चलते हैं अपने कनेक्टिंग दी डॉट्स की तरफ। इस पर्टिकुलर लास्ट स्लाइड के अंदर मैं जो भी लेक्चर में बताया उन सबको कनेक्ट करता हूं, वो भी देख लेते हैं ताकि आप याद रख सको। तो ये हमारे पास पिक्चर है, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हल्का सा रिवाइज करा, ये सबको पता था। देन इसके अंदर हमने रिफर टू प्राइमरी पे गए और हमने सारे सर्किट को प्राइमरी रिफर करा। देन प्राइमरी रिफर करने के बाद मैंने 3 अप्रोक्सीमेशन करी। अप्रोक्सीमेशन 1 करी जिसके अंदर हमने क्या लिया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अप्रोक्सीमेशन 1 में हमने ये माना था कि जो वोल्टेज ड्रॉप Z है वो ऑलमोस्ट वो क्या है, नेग्लिजिबल है VZ1। इसकी वजह से क्या हुआ था, V1 इक्वल टू E1 आ गया था, ठीक है। और सेकंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट में हमने क्या करा, ये माना कि जो I0 है वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, I1 इक्वल टू I1 डैश आ गया था। थर्ड अप्रोक्सीमेशन सर्किट में हमने क्या करा, हमने ये माना कि जो हमारा R इक्विवेलेंट है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू X इक्विवेलेंट, जिसकी वजह से जो सर्किट में केवल JX इक्विवेलेंट बचा रह गया था, ठीक है। तो ये 3 अप्रोक्सीमेशन सर्किट है। अगर आपसे पूछा जाए फाइनल अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाओ तो आप ये बनाओगे। अगर हमसे कहा जाए कि यूज सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो याद रखना ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। रीजन क्या है, इसकी एक्यूरेसी इसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट जो होता है वो मैक्सिमम यूज होता है आपके डेरिवेशंस में, फॉर्मूले में और न्यूमेरिकल्स में। कहीं पे भी अगर अप्रोक्सीमेशन सर्किट का यूज होगा तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट आप हमेशा यूज करेंगे। अगर R इक्विवेलेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है तो ही केवल आप लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाओगे, वरना कौन सा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट आप यूज करोगे, ठीक है। आई होप लेक्चर आपको क्लियर रहा होगा, और अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।